आइए, आपका स्वागत है संधि पार्ट 2 व्यंजन संधि। हमने स्वर संधि पढ़ी और अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। स्वर संधि में दो स्वर वर्णों का मेल होता है, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से या स्वर का व्यंजन से मेल होता है। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में एक व्यंजन का यानी एक व्यंजन वर्ण का दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों मिलने वाली ध्वनियों में विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है। उस विकार से होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से जो मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसको स्पष्ट नामों से नहीं बांटा गया है, इसके नियम है। हम एक एक कर उस पर विचार करेंगे। तो पहला नियम, ये आपके सामने स्वर है और ये है व्यंजन। स्वर वे वर्ण जिन्हें बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोला जाता है, वे स्वर कहलाते हैं, या जिनमें प्राण वायु उच्चारण स्थानों से टकराती नहीं है, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, या ये कहें कि जिनमें प्राण वायु उच्चारण स्थानों से टकराती है, वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम पढ़ते हैं संधि। तो का ख ग घ य, ये का वर्ग में, च छ ज झ य च वर्ग में, ट ठ ड ढ ण टा वर्ग में, त थ द ध न ता वर्ग में, और पा फ ब भ म पा वर्ग में। ये 5 वर्ग माने गए हैं। 25 स्पर्श व्यंजन माने गए, ये का से लेकर मां तक। तो इनके 5 वर्ग बना दिए गए हैं। अब हम जो संधि का पहला नियम है वो पढ़ेंगे। किसी भी वर्ग के यानी क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यानी का, चा, टा, ता, पा, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का, ये नहीं कि इसके बाद ये, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, यानी का के आगे गा या घ में से कोई भी हो सकता है, या जा या झा, ड या ढा, दा या धा, बा या मां, यानी किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, आ से लेकर अ तक कोई भी स्वर आ जाए, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या रा, ला, वा, अंतस्थ वर्णों में से या, रा, ला, वा में से कोई भी वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण तीसरे, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी का के बाद यदि ई आ गया, जैसे बाक धन ईस, तो का ग में बदल जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे बाक धन ईस तो बन जाएगा बागीस। तो फिर से हम पहला नियम, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा
या चौथा वर्ण आए तो, या कोई भी स्वर आए या 11 लाभों में से कोई आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। यहां मैंने जो संयुक्त वर्ण है अपने क्षेत्र, ज्ञ और इक्श्री, उनको बता दिया है कि ये किन किन वर्णों के बाद मिलते हैं। तो जैसे छ है वो क श आ से मिलके, त्र है त र आ से मिलके, जा ज्ञानी है, जा या और आ से मिलके बनती है। और जो श्री लिखते हैं श्रीमान, वो शाशीटी जिसको हम श्रीमान लिखते हैं, वो अपनी तालव्य श र और आ से मिलती है। तो ये पढ़ा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग हमारे सामने है। तो अब हम पहले नियम को फिर से देखते हैं। यदि प्रत्येक वर्ण के पहले वर्ण अर्थात का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, तृतीय या चतुर्थ किसी भी वर्ग का, या रा ला वा, या रा ला वाय, या कोई स्वर आए, कोई भी स्वर आ ई उ, तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का के बाद कोई भी डा, दा, धा कोई भी आ जाए, लेकिन बदलेगा प्रत्येक वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, अर्थात ग हो जाएगा, जा, डा, दा, बा हो जाएगा। जैसे बाक धन ईस, का के बाद स्वर आ रहा है तो का किस में बदल जाएगा, ग में, बाक धन ईस वागीश। दिक धन गज, का के बाद का के ही तीसरे वर्ग का वर्ण आ रहा है, लेकिन दिक धन गज, दिक ये बन गया दिग्गज। बाक धन दान, अब ये का वर्ग है लेकिन इसके बाद ता वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है दा, लेकिन फिर भी का किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, वाक धन दान वाग दान। पावर्ग, पावर्ग का, पावर्ग के आगे कोई भी वैसे वर्ण आएगा तो पावर्ग बन जाएगा बा में, ता बन जाएगा दा में। सत धन वाणी, तो ता बदल जाएगा दा में, सद वाणी। अच धन अंत, अजंत, क्योंकि ता के बाद, चा के बाद चा बदल गया जा में। और तत् धन रूप, तो ता के बाद ये बदल गया दा में, तद्रूप। जगत धन आनंद, जगदानंद। तो हमने पहला नियम पढ़ा कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण कोई भी स्वर या 11 लाभा आए तो प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है, और वो भी अपने ही वर्ग के। आइए दूसरा नियम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे संधि का दूसरा नियम। हमने पहला नियम पढ़ा कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी स्वर या तीसरा या चौथा वर्ण आए या 11 लाभा आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब दूसरा नियम, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग का चा, टा, ता, पा के प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ना या मां में से कोई आए, ना या मां में से कोई आए तो का, चा, टा, ता, पा यानी वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात
का बदल जाएगा य में, च बदल जाएगा या में, ट बदल जाएगा ड़ में, त बदल जाएगा ना में और पा बदल जाएगा मा में। यानी किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ना या मा आए तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे बाक धन में, और ये बन जाएगा वांग। सट धन मास, सड मास। जगत धन नाथ, तो यहाँ पे ता है, ता के बाद ना आया है तो ता अपनी ही वर्ग के पंचम में बदल जाएगा। अप धन में, अम में। अब हमने दो नियम पढ़ लिए व्यंजन संधि के, जिसमें किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तीसरा चौथा वर्ण स्वर और यार अलावा से आए तो प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। दूसरा पढ़ा, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ना या मा आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम तीसरा नियम। यदि मां, अभी हमने जो पढ़ा था, दूसरा नियम जो पढ़ा था, उसमें प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ना या मां आया था। लेकिन तीसरा नियम कि मां के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, का से लेकर मां तक कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो जो मां है वो या तो जो जुड़ने वाले स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण में या अनुस्वार हो जाता है, या तो पंचम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए मां के बाद का आ गया तो मां इयम बदल जाएगा, या फिर अनुस्वार हो जाएगा, और अनुस्वार का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो यदि मां के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मां जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। जैसे एम माया, अहम धन कार, अहंकार। किम धन चित, किंचित। सम धन गम, संगम। और इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे सम प्लस कृत तो संस्कृत, सम धन कृति संस्कृति, तो इसके अपवाद स्वरूप दिए गए हैं। तो इस तरह से हमने पढ़े तीन नियम। पहला, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तीसरा या चौथा वर्ण कोई भी स्वर या यार अलावा आए तो प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। दूसरा था, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ना या मा आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तीसरा है कि मां के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो मां जुड़ने वाले वर्ण के। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का चौथा नियम। यदि मां के बाद या रा ला वा शा सा हा में से किसी भी, या रा ला वा सा सा हा में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो मां के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। यदि मां के बाद, यानी पहले प्रथम जो वर्ण है उसका अंतिम वर्ण मां हो, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, इनका मेल होता है संधि में, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि मां हो और उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण या रा ला वा और तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत्य सा हो तो मां के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। तब तक हमने चार नियम पढ़े। किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण स्वर या यार अलावा में से कोई आए तो प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये था पहला नियम। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी ना या मां आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। किसी भी ना या मां के बाद किसी भी कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो
मां के स्थान पर या तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा या अनुस्वार हो जाएगा। फिर चौथे नियम में मां के बाद यारा लावा और शाशा हा में से कोई आए तो मां के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। शुरू करते 5वां। ता या दा के बाद, ता या दा के बाद क्या रहे? ला। अब यहां ढूंढते हैं हम, ता या दा के बाद क्या रहे? ला। ता या दा के बाद ला रहे तो ता या दा ला में बदल जाएगा। ता या दा के बाद ला आए तो ता या दा ला में बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? उत धन लास, उल्लास। दूसरा, ता या दा के बाद जा या झा आए तो, अब जा या झा पास पास ही है, एक ही वर्ग के, तो ता या दा जा में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? सत धन जन, सज्जन। ता या दा के बाद तालव्य श हो, शशीटी वाला, तो ता या दा का जो ता या दा आगे आया है, ता या दा, अब ये स के साथ हो तो ता या दा तो बदल जाएगा च में, ता या दा बदल जाएगा च में और श बदल जाएगा छ में। ता या दा के बाद श है, ता या दा चा में और श छ में बदल जाएगा। जैसे उद धन श्वास तो उच्छ्वास। इसके साथ एक प्रसिद्ध कहानी भी जुड़ी हुई है कि किसी ने श्रीमद सरचंद को चिट्ठी लिखी और उन्होंने लिखकर भेजा श्री मच्छरचंद। तो वो सभी जगह मच्छरचंद कौन है? श्री चंद सरचंद जी आए तो उन्होंने ले ली और जेब में रख ली कि मेरी है। अब कैसे हुआ ये कि श्री मद शरद चंद, दा के बाद स आया तो दा बदल गया च में, श बदल गया छ में, श्री मच्छर चंद। इस तरह से जैसे उद धन श्वास तो दा बदल गया च में और शिटी यानी तालव्य श बदल गया छ में तो उच्छ्वास। ता या दा के बाद चा या छा हो तो ता या दा च में बदल जाता है। ता या दा के बाद चा या छा आएगा तो ता या दा च में बदल जाएगा। कैसे? उद धन चारण, उच्चारण। ता या दा के बाद हा हो, हा, तो ता या दा के स्थान पर दा बन जाएगा, ये रहा, और हा के स्थान पर धा बन जाएगा। जैसे तद धन हित तो दा बन गया द रहा और हा बन गया धा तो ये हो गया तद्दित। इस तरह से ये 9 नियम है। तो अब हम जब इनको याद करेंगे तो इस तरह से लिख लेंगे। जब पहले पद के अंत में स्वर हो, कोई भी स्वर हो और आगे के पद में पहला वर्ण छ हो, जैसे अनु, अनु में प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण उ है और आगे के वर्ण में छ है, तो यहां इन दोनों के बीच में च का आगम हो जाएगा, यानी यह दोनों मिलके बन जाएंगे छ, यानी दोनों के बीच में
चा का आगम हो जाएगा, चा आ जाएगा दोनों के बीच में। फिर से, जब पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद में पहला वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर च आ जाएगा, छ के आगे च का आगम हो जाएगा। 11वां नियम, जैसे अनुच्छेद में है, परिच्छेद में है। 11वां नियम, यदि किसी शब्द के अंत में आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, जैसे ई हो सकता है, उ हो सकता है, स्वर आए तथा दूसरे शब्द के आरंभ में सा हो तो सा के स्थान पर, यानी दंत्य सा के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाएगा। जैसे अभि धन से अभिषेक, विधन सम विषम, निधन सिद्ध निषिद्ध, सुधन सुप्ति सुषुप्त। तो इस तरह से ये दो नियम अभिन्न संधि का 12वां नियम, जब री रा श यानी मूर्धन्य स, री रा मूर्धन्य श के बाद जब कोई स्वर आए, कोई भी स्वर आए, कोई भी कवर्गीय पवर्गीय वर्ण आए, किसके बाद? री र मूर्धन्य श के बाद जब कोई स्वर आए, कवर्गीय पवर्गीय वर्ण आए, अनुस्वार आए अथवा य व ह, य व ह, तो अंत में आने वाला न ड़ में बदल जाता है। फिर से देखते हैं, री रा श के बाद कोई भी स्वर, कवर्गीय पवर्गीय अनुस्वार और य व ह वर्ण आए तो न ड़ में बदल जाता है। कैसे? भर धन अन, इसमें क्या आया है? रा, और यहां क्या है? स्वर। तो री रासा के बाद कोई भी स्वर आए तो ये न अंत में आने वाला न ण में बदल गया। भर धन अन भरण। श मूर्धन श, स्वर आया, अंत में आने वाला न ण में बदल गया। भूषण अन भूषण। राम धन अन रामायण। प्रधन मान प्रमाण। तो इस तरह से हमने पढ़े अब तक व्यंजन संधि के बारे नियम। तो अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से, यानी विसर्ग आया हो और विसर्ग के साथ स्वर का मेल हो या व्यंजन का मेल हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। पहला नियम, यदि विसर्ग के पूर्व आ हो, जैसे विसर्ग है और यहां ना में आ लगा हुआ है, तो विसर्ग के पूर्व आ हो और बाद में आ हो तो दोनों का विकार ओ हो जाता है। तो ये बन गया मन है धन अविराम मनोविराम। उसी तरह से विसर्ग से पूर्व यहां आ है और अभिलाषा में भी पहला वर्ण आ है तो दोनों का विकार बन गया ओ और ये हो गया यशो विलासा। अब आते हैं अगले नियम पर। यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद वाले शब्द में जो बाद वाला उसका पहला वर्ण आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब समझ में आया कि पहले तो दोनों स्थितियों में आ है, लेकिन आगे वाले शब्द में यदि प्रथम वर्ण आ होगा तो विसर्ग विकार में ओ हो जाएगा और
अगर आ के अतिरिक्त अन्य स्वर होगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। अतः धन ए, अतः यशः धन इच्छा। अब इसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि ये लोप हुआ है। अगर इसमें उस तरह से संधि हुई तो आ के बाद आई आएगा, ए आएगा तो आई बन जाता, नहीं बना, वो लोप के साथ ही लिखा गया है। तो और ऐसे ही यहां आ है यश के पीछे, और यहाँ ई, तो अ और ई मिलके ए हो जाता, लेकिन ये यश है इच्छा, यहाँ लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पे विसर्ग संधि है। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि का तीसरा नियम। यदि विसर्ग के पहले आ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए तो या रा ला व व्यंजन आए तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। हमने अब तक दो नियम पढ़ लिए। पहला नियम था कि विसर्ग से पूर्व आ हो और बाद में भी आ हो, यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ हो तो यहां इस तरह से ओ में बदल जाएगा विसर्ग। और दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तीसरा हम पढ़ रहे हैं कि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या रा ला वा हो तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। जैसे तपह धन वन, तपो वन। अब यहां विसर्ग से पहले आ है और किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा, तो क वर्ग का यहाँ तीसरा वर्ण है, इस तरह से ये बदल जाएगा ओ में। चौथा नियम, यदि विसर्ग के बाद आ के अतिरिक्त, बाद नहीं पूर्व, विसर्ग से पूर्व आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, जैसे उ, ई इनमें, अथवा किसी वर्ग का और उसके बाद कोई भी अन्य स्वर आए या तीसरा चौथा वर्ण या रा ला वा हो तो विसर्ग र में बदल जाएगा। जैसे आयु, ये आ को छोड़कर अन्य स्वर है, जैसे ऊ है, और यहां पर वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या रा ला वा में से तो यहां व आया है तो ये बन जाएगा, ये विसर्ग र में बदल जाएगा और इससे बना आयु धन वेद, आयुर्वेद। ज्योति धन में, ज्योतिर्मय। इस तरह से हमने विसर्ग संधि के 4 नियम पढ़े। पहला, विसर्ग से पूर्व आ हो और बाद में भी आ हो तो ओ में बदल जाएगा। विसर्ग से पूर्व आ हो और बाद में आ को छोड़कर अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग से पूर्व आ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या रा ला वा हो तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। विसर्ग से पूर्व आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में तीसरा चौथा वर्ण या रा ला वा में से कोई हो तो विसर्ग र में बदल जाएगा। इस तरह से अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि का 5वां नियम। यदि विसर्ग के बाद च या तालव्य श हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे पुनः धन च, पुनश्च, तपः धन चर्या, तपश्चर्या, यश धन शरीर, यशस शरीर। उसी तरह से 6वां नियम, यदि विसर्ग के पहले आया हो और बाद में ता या स आए तो विसर्ग स में बदल जाएगा। जैसे पुरः धन सर, पुरस सर, यानी विसर्ग से पहले तो आया आ और बाद में ताया सा। नमः धन ते, नमस्ते, विसर्ग किसमें बदल गया? दंत्य सा में। मने धन ता, मनस्ता। अगला नियम, यदि विसर्ग से पहले ई या उ स्वर हो और उसके बाद का, ख, प, फ वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाता है। जैसे आवि धन कार, आविष्कार, चतुधन पाद, चतुष्पाद। तो इसमें ये हो गए आपके 7 नियम। तो हम एक बार फिर से विसर्ग को समझ लेते हैं कि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में भी आ हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। विसर्ग से पहले आ हो और बाद में अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और विसर्ग से
पहले अन्य कोई, विसर्ग से पहले आ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या रा लावा हो और कोई भी स्वर हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। विसर्ग से पूर्व आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में या रा ला वा और किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। और विसर्ग से के बाद चाहे तालव्य आए तो विसर्ग तालव्य श में बदल जाता है। विसर्ग से के पहले आए आ के बाद, विसर्ग से पहले आया आ हो और बाद में ताया सा हो तो विसर्ग दंत्य स में बदल जाता है। यदि विसर्ग से पहले ई या उ स्वर हो और उसके बाद का ख प फ वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य श में बदल जाता है। इस तरह से हमने पढ़ी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के जो उदाहरण है उनका निरंतर अभ्यास करने से, और जैसे मैंने बताया सारे वर्ण लिख लीजिए और प्रत्येक वर्ण का ये आया तो क्या होगा, ये आया तो एक दूसरे के आगे वर्ण रख रख के हम उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो बने रहिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनवाड़ा की ओर से चलाई जाने वाली हिंदी ऑनलाइन क्लास।